से हम that employ a monetary system tokens or as a reinforcers and backup reinforcers. टोकन एज अ reinforcers कौन कौन से होते हैं? जैसे हम टोकन बोर्ड्स यूज करते हैं, वो तो सबको अंदाजा होगा किस तरह के होते हैं टोकन बोर्ड्स। प्रिंटेड फॉर्म में भी हो सकते हैं कि हम लैमिनेट कर ले, टोकन्स बना ले, स्टार्स की फॉर्म में, कॉइन्स की फॉर्म में, या कुछ भी स्टिकर्स की फॉर्म में भी हम टोकन्स यूज कर सकते हैं, टोकन एज अ reinforcers। एंड बैकअप रीइंफोर्सर्स, बैकअप रीइंफोर्सर्स वो रीइंफोर्सर्स होते हैं जो को टोकन के एक्सचेंज में बच्चे अर्न करते हैं या अडल्ट से इंडिविजुअल्स अर्न करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि अम, आपको 5 टोकन्स पे जो है एक कैंडी मिलेगी, ठीक है, या आपको 10 टोकन्स पे वी प्ले लेके जाऊंगा, आपको 15 टोकन्स पे न्यू शूज मिलेंगे, आपको इतने टोकन्स पे ये मिले। वो जो चीज मिलेगी, जो चीज अर्न करेगा बच्चा, वो उसे हम बैकअप रीइंफोर्सर कहते हैं। ठीक है। सो टोकन इकोनॉमीज एम्प्लॉय वाइड स्प्रेड यूज ऑफ टोकन्स विद इन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ये ग्रुप सेटिंग्स में भी हो सकता है और इंडिविजुअल सेटिंग्स में भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है। जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था सीएमएच में, तो वहां पे हम लोग ड्रग पेशेंट्स के साथ अ, हम ये अप्लाई करते थे कि आप अपने, क्योंकि इंडो जो पेशेंट्स होते थे, तो उनके ग्रुप सेशंस होते थे हर हफ्ते, वीकली बेसिस पे। तो हम लोग कॉन्टिजेंसीज बिल्ड कर लेते थे, तो उनमें हम हमेशा उनका एक रीइंफोर्सर, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रीइंफोर्सर होता था घर वालों के साथ मुलाकात करवाना, या घर वालों से फोन पे बात करवा देना, क्योंकि सीएमएच में वो वार्ड में बिल्कुल भी अलाउ नहीं था किसी को कि वो घर वालों से मुलाकात कर सके विदाउट परमिशन, या घर वालों को कॉल कर सके विदाउट परमिशन। तो उनको फिर उस चीज को हम एज अ रीइंफोर्सर यूज कर लेते थे। ठीक है। सो हम रीइंफोर्सर्स फाइंड आउट करते हैं, उनको बैकअप रीइंफोर्सर्स बना के कॉन्टिजेंसीज बिल्ड कर सकते हैं। कॉन्टिजेंसीज किस तरह से बिल्ड होती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे एक कॉन्टिजेंसी है, ये कॉन्टिजेंसी बोर्ड अगर आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, तो वन सॉन्ग डाउनलोड, अगर आपने एक सॉन्ग डाउनलोड करना है तो उसकी कॉस्ट जो है वो 5 टोकन है। ठीक है। 30 मिनट्स ऑफ चिपिंग एंड पुटिंग गोल्फ, 10 टोकन्स। वन बकेट ऑफ गोल्फ बॉल्स, 20 टोकन्स। इसी तरह से ये भी कॉन्टिजेंसी है, कैंडी जो मिलेगी 5 पॉइंट्स पे, आईपॉड 8 पॉइंट्स पे, ब्रेक एरिया जो है वो 5 पॉइंट्स पे मिलेगा, आईपैड ब्रेक 10 मिनट, 10 पॉइंट्स पे, कंप्यूटर भी 10 पॉइंट्स पे। और 10 पॉइंट्स का मतलब है कि एक टोकन इज इक्वल टू 1 पॉइंट। ठीक है। सो इस तरह की हम अपने बच्चों के साथ कॉन्टिजेंसीज बिल्ड कर लेते हैं। तो ये बैकअप रीइंफोर्सर्स होते हैं। ठीक है। ये जो रीइंफोर्सर्स हैं, कैंडी है, आईपॉड है, आईपैड है, कंप्यूटर है, ब्रेक है, ब्रेक एरिया है, और कवरिंग ब्रेक। तो ये बैकअप रीइंफोर्सर्स हो जाएंगे, और टोकन को कंडीशन रीइंफोर्सर्स हम कह सकते हैं। ठीक है। और जब हम स्टार्ट करते हैं ना टोकन इकोनॉमी, यहां तक तो आपको पता चल गया कि हमने कॉन्टिजेंसीज बिल्ड करनी है और टोकन बोर्ड सेलेक्ट करना है कि कौन सा यूज करेंगे। तो स्टार्ट जब हम करते हैं टोकन इकोनॉमी के साथ, तो वी वी फॉलो वेरी सिंपल कॉन्टिजेंसीज, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होती, ताकि टोकन अर्न करना इजी हो। और जो हम बैकअप रीइंफोर्सर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उनके भी हम उनके लिए भी कम से कम पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है इनिशियली, ताकि बच्चे को जो रीइंफोर्स टोकन्स हैं उनको हम कंडीशन कर सके कि इन टोकन्स के बदले आपको ये रीइंफोर्सर्स मिल सकते हैं। ठीक है। उससे ये होता है कि ये क्राइटेरिया जो सिलेक्ट करना है टोकन्स का, टोकन अर्न करने का, या टोकन्स के एक्सचेंज में बैकअप रीइंफोर्सर्स लेने का, ये क्राइटेरिया छोटा रखने की रीजन यही होती है कि हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं उनकी बच्चों की, ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके
कि टोकन की वैल्यू भी वही है जो रीइंफोर्सर की वैल्यू है। तो इससे बार बार प्रैक्टिस करने के ऊपर शॉर्ट क्राइटेरियाज के साथ ये टोकन्स जो होते हैं ये कंडीशन हो जाते हैं रीइंफोर्सर के साथ। तो फिर टोकन की वैल्यू भी वैसे ही बच्चे कंसीडर करते हैं जैसे बैकअप रीइंफोर्सर की वैल्यू होती है। ठीक है। सो फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आप फिर टोकन को अर्न करना डिफिकल्ट कर देते हैं या आप अपने क्राइटेरियाज को डिफिकल्ट करते जाते हैं। ठीक है। सो वो फिर ग्रेजुअल टास्क होते हैं। इस तरह के टोकन बोर्ड्स आप यूज कर सकते हैं बच्चों के साथ। आई एम वर्किंग फॉर द पॉपकॉर्न्स। सो टू अर्न द पॉपकॉर्न्स ही हैज टू कलेक्ट द 3 टोकन्स और 5 टोकन्स और 4 टोकन्स। तो बच्चा फिर टोकन अर्न करता है। टोकन फिर छोटी छोटी बातों पे होते हैं। बच्चा अगर बैठ के अच्छे से लंच कर लेता है 1 टोकन। बच्चा शूज अपने खुद टाई करता है इंडिपेंडेंटली, दूसरा टोकन मिल जाएगा। अगर बच्चा जो है किसी को इंडिपेंडेंटली ग्रीट करता है तो 1 टोकन मिल जाएगा उस पे भी। तो मीन्स के जो कॉन्टिजेंसीज हमने सेट की हुई हैं, तो उन कॉन्टिजेंसीज पे हम एक एक टोकन देते जाते हैं ताकि एट द एंड ऑफ द डे जो बैकअप रीइंफोर्सर्स हैं वो बच्चा इजीली अचीव कर सके अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से। ठीक है। जो भी केयर टेकर है उनसे अपने रीइंफोर्सर ले सके उन टोकन्स को देकर। ठीक है। तो ये हमारा टोकन बोर्ड है। दूसरा भी एक और डिजाइन है। जी मिस अलीना, ये थर्ड डिजाइन है टोकन बोर्ड का। ये भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। सर इसके अंदर हम मॉनेटरी वैल्यूज सिखाने के लिए बच्चे को भी यूटिलाइज कर सकते हैं ये टेक्निक। जैसे अगर एक बच्चा है, उसे ये बताना है कि उसको पता नहीं है कि चिप्स कितने का आता है, ठीक है, और वो 5 5 रुपीज के 2 टोकन्स हों, और उसको बताया जाए कि उसके बाद अगर 5 + 5 होगा देन यू आर गोइंग टू गेट दिस चिप्स, तो वो जाके खुद से बाइंग भी कर सकते हैं। ये यस, इस तरह स्ट्रैटेजी से को भी। इस तरीके से भी किया जा सकता है, यस, दिस इज क्योंकि एक आल्सो। विजुअल, हाँ, विजुअल रिप्रेजेंटेशन उनकी हो जाएगी ना। आई वाज जस्ट थिंकिंग रिगार्डिंग दिस कि मैं अपने बेटे को इस तरह सिखा यस, सकती हूँ फिर। हम बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। मॉडिफिकेशंस प्रोसीजर्स सेम हम यूज करें, लेकिन उनमें हम चीजें थोड़ी मॉडिफाई कर देते हैं तो वो और ज्यादा सक्सेसफुल हो सकती हैं बच्चों के लिए। तो सर इसमें। अगर एक बच्चा है उसने जैसे हमने 5 टोकन्स के बदले में एक रीइंफोर्सर रखा है छोटा, फिर 5 के बदले में फिर एक छोटा रखा है, फिर 5 के बदले में एक छोटा रखा है, और एंड में हम कोई बड़ा रीइंफोर्सर रख ले। तो ये है कि अगर लेट से कि बच्चे ने 5 के बाद एक रीइंफोर्सर ले लिया, तो क्या उसको दोबारा यूज, यानी कि दोबारा यूज कर सकता है नहीं, उन टोकन्स को? मैं वो नहीं कर नहीं कर सकता। सकता। नहीं, फिर उसको दोबारा अर्न नहीं करना। तो अगर हम, लेकिन अगर हमने जैसे बच्चे को है ना कि जिसको आईपैड देना है, लेकिन हम उसे कहें कि आईपैड तुम्हें इन दी एंड मिलेगा, ठीक है, लेकिन वो उसको बीच में भी छोटे हाँ, छोटे कोई हाँ, रीइंफोर्सर्स वो चाहिए हम होते हैं। कर सकते हैं। जिस क्योंकि तरह ऐसा है ना कि हाँ, कि छोटे छोटे कोई कुछ ना कुछ तो उसको लॉलीपॉप देनी है ना बीच में। अब ऐसे भी नहीं कर सकते कि जैसे। हम उसको कहें कि बस अब तुम ये सारे करो, हाँ, हाँ। तुम्हें बस शाबाशी मिलेगी, एंड पे आईपैड मिलेगा। लाइक बीच में उसको हम बता दें कि भाई ये 5 के बाद तुम्हें ये छोटी चीज मिलेगी, फिर मिलेगी, लेकिन इन दी एंड यू विल गेट दिस मेजर यस, यस, आईपैड। तो इस तरह से हम कर यस, सकते वी हैं। कैन आल्सो डू इट। इट्स आल्सो एप्लीकेबल। वेरी हम्म। यूजफुल। यस। तो ये हम कर सकते हैं। जैसे अभी मिस्टर रुच ने कहा कि 2 टोकन्स पे एक चीज दे दें, फिर 3 टोकन्स पे या 5 टोकन्स के बाद ये चीज मिलेगी, 10 टोकन कलेक्ट करोगे, ताकि बीच बीच में भी रीइंफोर्समेंट मिलती रहे। ये भी एप्लीकेबल है। वी कैन डू इट एज वेल। ये एक तरह से एक विजुअल स्केड्यूल भी बन जाएगा बच्चे का कि इन दी एंड फिर मेरा ये टाइम है। यस, बिल्कुल हम कर सकते हैं। तो इसको हम स्टार्ट में इस तरह से भी कर सकते हैं कि हम एडिशनल टोकन्स भी दे सकते हैं एज अ बोनस। ठीक है। तो एडिशनल टोकन एज अ बोनस देने का मकसद ये होता है कि बच्चे के लिए स्टार्ट लेना इजी हो जाए ना। अगर वो बिल्कुल 0 टोकन्स पे होगा और उसकी टारगेटेड चीज जो है वो 5 टोकन्स होगी, तो उसके लिए स्टार्ट लेना मुश्किल हो जाएगा बच्चे के लिए। तो हम उसको अगर 2 टोकन्स अपनी तरफ से दे देते हैं कि अगर आपने 5 टोकन्स अचीव करने हैं, 5 टोकन्स पे आपको ये चीज मिलेगी, तो लेट्स एड 2 टोकन एज अ बोनस। ठीक है। तो उसको फिर अंदाजा हो, अच्छा, आई जस्ट नीड टू अर्न 3 टोकन्स मोर टू गेट इट, ओके लेट्स डू इट नाउ। तो वो फिर ज्यादा मोटिवेटेड हो जाता है बच्चा।
और फिर बैकअप रीइंफोर्सर्स को ऐड करने का ये भी फायदा हो जाता है, सॉरी, बोनस जो है उसको देने का ये भी फायदा हो जाता है कि जब बच्चा एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स नहीं देता या फिर प्रॉब्लम बिहेवियर शो करता है ड्यूरिंग दैट फेज, तो आप उसका टोकन रिमूव भी कर सकते हो। टू पनिश द चाइल्ड, आप उसको जो है एडिशनल टोकन्स देके एज अ बोनस और बैड बिहेवियर शो करने पे वो टोकन वापस भी ले सकते हो एज अ पनिशमेंट, रिस्पॉन्स कॉस्ट। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। तो एक बच्चे का बिहेवियर था, स्पिटिंग बिहेवियर था ना, तो हमने उस पे भी टोकन इकोनॉमी यूज किया। घर पे उसकी रूटीन को फॉलो करने पे उसको एक एक टोकन मिलता था, मदर उसकी देती थी। तो उसमें फिर हम लोगों ने कॉन्टिजेंसी में ये भी लिखा था कि इन इन चीजों पे तो आपको टोकन्स मिलेंगे, बट आपके टोकन्स खत्म भी हो सकते हैं या रिमूव भी किए जा सकते हैं इफ यू डू दीज प्रॉब्लम बिहेवियर्स। ठीक है, तो उस पे फिर जब वो स्पिटिंग करता था या फिर शाउटिंग करता था या हंसता था ऊंची ऊंची बहुत ज्यादा, तो उस पे फिर उसका टोकन भी रिमूव हो जाता था। उस पे फिर उसको बहुत ज्यादा फील होता था कि मैंने ये प्रॉब्लम बिहेवियर शो किया तो मेरा टोकन रिमूव हो गया। तो ये चीजें भी हम कर सकते हैं व्हेन वी आर अप्लाइंग द टोकन इकोनॉमी। ठीक है, सो द टोकन कैन टेक मैनी फॉर्म्स बट शुड बी ड्यूरेबल, इजी टू हैंडल, डिफिकल्ट टू स्टील, मीन्स के कॉपी ना हो सके, difficult to counterfeit. System can have graded value for the tokens. Yes. System can associate different types of tokens with different behaviors. Yes. जैसे मिस अरूज ने कहा कि 2 टोकन्स पे ये है तो 6 टोकन्स पे ये होगा, 8 टोकन्स पे ये और 10 पे ये मिलेगा, एन पे। सिस्टम्स कैन यूज ग्रुप और इंडिविजुअल कॉन्टिजेंसीज। जैसे मैंने पहले बताया कि ग्रुप पे भी अप्लाई हो सकता है और इंडिविजुअल कॉन्टिजेंसीज भी बिल्ड हो सकती हैं। ग्रुप कॉन्टिजेंसीज भी हो सकती हैं और इंडिविजुअल कॉन्टिजेंसीज भी। ग्रुप कॉन्टिजेंसीज में अगर आप लोगों को याद हो कि इंडिपेंडेंट ग्रुप कॉन्टिजेंसी थी, डिपेंडेंट ग्रुप कॉन्टिजेंसी हमने पढ़ी थी, तो वैसे भी इनको अप्लाई किया जा सकता है ग्रुप कॉन्टिजेंसीज के साथ। ठीक है, कि किसी एक को हम रिक्वायर्ड है कि ये अगर इतने टास्क परफॉर्म करता है, ये रिस्पॉन्सेज देता है, तो पूरा ग्रुप जो है उसको रीइंफोर्समेंट मिल जाएगी। ओके, सो बैकअप रीइंफोर्सर्स की मैं बात कर रहा था, ये मैंने पहले ही बता दिया। बैकअप रीइंफोर्सर्स वो रीइंफोर्सर्स होते हैं जो कि आप टोकन्स के बदले में देते हैं। ठीक है, और पनिशर्स भी ऐड कर सकते हैं। रिस्पॉन्स कॉस्ट मैंने आपको कहा है कि प्रोसीजर यूज किया जा सकता है एज अ पनिशिंग प्रोसीजर फॉर द इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स। ठीक है, उसमें स्टार्ट करने के लिए आप बोनस रिस्पॉन्स कॉस्ट भी यूज कर सकते हो कि बोनस के तौर पे हम कुछ एक्स्ट्रा टोकन उसको पहले ही लगा दें ताकि वो मोटिवेट हो जाए वो रिस्पॉन्सेज देने पे। जब कोई इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर आए तो हम उसको फिर रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, so managing the consequences, ensure backup reinforcers are on hand, clearly describe criteria for earning and exchange। एक्सक्यूज मी सर, इनिशियली बच्चे को ट्रेन करने के लिए हमें कौन पनिशर्स डालने की जरूरत तो नहीं है मेरा ख्याल है। क्या चीज डालने की क्यों? पनिश? कि इनिशियली हाँ, इनिशियली ट्रेन करने के लिए लेट्स से कि हाँ, बच्चे को जब उसमें हम ट्रेन कर डाल रहे हैं, दो। तो उसमें तो अगर हम पनिशर डालेंगे तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम बन जाएगा और बच्चे की वो तो मोटिवेशन भी भाग शायद जाएगा, इतनी ना हो। वो भाग तो जाएगा आपको, वही ना। वो आएगा ही नहीं तो इसमें। हमें एग्जैक्टली तो ट्रेनिंग के लिए तो मेरे ख्याल से पनिशर्स नहीं डालने चाहिए नहीं शुरू नहीं, में। आप बल्कि टोकन भी थोड़े रखें, दो ऐसे पे ही है, दे दिया, 3 पे दे दिया। बिल्कुल राइट। ऐसे ही, बिल्कुल सही कहा आपने। तो हम शुरू में पनिशर्स ना रखें, क्योंकि ऐसा हुआ था कि एक बार हमने पनिशर एक थेरेपिस्ट ने रख दिया था, तो बच्चा कहता कि नहीं, मैंने तो, मुझे तो चाहिए नहीं टोकन, रहने दो बस। तो क्योंकि कॉग्निटिव बच्चे होते हैं, अंडरस्टैंडेबल होते हैं, तो वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, वो माइंड कर जाते हैं। जब एक बार गेम में फंस जाए, वो अंडर इंटरेस्ट बिल्ड हो जाए, चीज़ को सीख जाए, तो फिर पनिशर्स हम ऐड कर लें, तो आई थिंक सो दैट्स अ बेटर अप्रोच। तो स्टार्ट में हम पनिशर्स को यूज ना करें। सो अवार्ड टोकन्स एज इमीडिएटली एज पॉसिबल। जैसे रीइंफोर्समेंट होता है, 0 सेकंड डिले पे हम रीइंफोर्समेंट देते हैं।
Use reinforcers such as praise along with tokens. Keep accurate records of behaviors and consequences. इसका रिकॉर्ड प्रॉपर रखने की भी जरूरत होती है। जैसे मैंने यहाँ पे एक आप लोगों को शीट दिखाई है ना, इसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है। कॉन्टिजेंसी चार्ट इसे कहते हैं कि आप प्रॉपर कॉन्टिजेंसी चार्ट बना दो, ठीक है। सो जिसमें ये सारी चीजें ऑलरेडी लिखी हो, तो बच्चा जब अप्लाई होगा टोकन इकोनॉमी, तो उसमें फिर कंफ्यूजन नहीं होगी बच्चे को। फिर उसके बाद जितने टोकन्स वो यूज कर रहा है, उतने टोकन्स आगे हम लिख भी दें। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक टेबल बना हुआ था ना, दिस वन, कॉस्ट इन टोकन्स, अगर 5 टोकन, इसके आगे एक और हम कॉलम बना लें, उसमें जितने टोकन्स बाकी रह गए, फॉर एग्जांपल अगर उसके टोटल इतने इतने उसने यूज कर लिए हैं, कितने बाकी रह गए, तो वो भी हेल्पफुल हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल जरूरी नहीं है वो सारे टोकन एक ही दिन में यूज कर ले, तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना भी जरूरी है कि अगर आप अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, तो देन कीप अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ द टोकन्स के कितने अर्न किए हैं, कितने उसने यूज किए और कितने बाकी रह गए, ताकि बच्चा जो है वो क्लियर रहे। ट्रेन दोज एडमिनिस्ट्रिंग टोकन्स, शुरू में हमें करना पड़ेगा। एंड इनकॉर्पोरेट मेथड्स टू इंश्योर एक्यूरेसी व्हेन सेल्फ रीइंफोर्सिंग विद टोकन्स। मेथड ऑफ एक्यूरेसी का मतलब वही मैंने आपको बताया कि जब डेटा रिकॉर्ड अच्छा होगा हमारा, तो बच्चा सेल्फ रीइंफोर्स भी हो सकता है टोकन्स के साथ, कि हम ऑटोमेटिक उसको कर दें सिस्टम टोकन्स को, ठीक है। कि अगर वो खुद से कोई गुड बिहेवियर्स परफॉर्म कर रहा है, एंड ही इज मॉनिटरिंग हिज ओन बिहेवियर्स एज वेल, एंड ही इज गेटिंग 1 टोकन, एक टोकन लगा देते, ठीक है। हाउ मेनी टोकन्स टू डिलीवर, लेस प्लीजेंट एक्टिविटीज माइट अर्न मोर। जो टोकन्स जो है वो हम ज्यादा दें उस पे, जो लेस प्लीजेंट एक्टिविटी है, ठीक है। जब लेस प्लीजेंट एक्टिविटी पे ज्यादा टोकन्स मिलेंगे, तो रीइंफोर्समेंट भी उतनी बड़ी मिलेगी। दोज विद लेस एबिलिटी माइट अर्न मोर टोकन्स, जिसमें बच्चे में लेस एबिलिटी है उसके लिए भी ज्यादा टोकन्स हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यूज मोर टोकन्स ऑन द फर्स्ट फ्यू डेज, जैसे हमने पहले भी कहा कि लर्निंग की फेज में, टीचिंग की फेज में हम उसको, क्यों बच्चे को ये सारी चीजों का अंदाजा नहीं होगा, इन सारे प्रोसीजर्स का, वो कंफ्यूज हो जाए। फिर इसलिए स्टार्ट में हम उसके लिए टोकन को अर्न करना आसान बना दे, उस पर रीइंफोर्समेंट भी दे अच्छी खासी। ग्रेजुअली थिन द स्केड्यूल, ठीक है, स्केड्यूल थिन करते रहे आहिस्ता आहिस्ता रीइंफोर्समेंट का। ये भी है डिटर्मिनिंग द एक्सचेंज रेट्स, बहुत जरूरी है। डॉक्यूमेंट में, कॉन्टीजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा होना चाहिए, ठीक है। इस पे हम लोगों ने डिस्कशन कर ली है, इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा फॉर योर ऑन पर्पस एज वेल। कि हाई डिमांड आइटम्स माइट कॉस्ट मोर, offer lower cost for backup that have therapeutic values. An exchange system should take into account intellectually and cognitive abilities, ठीक है। क्योंकि अगर बच्चा जो है, हमारे पास रिकॉर्ड नहीं हुआ प्रॉपर, तो बच्चा तो वो बाद में खराब ना हो, जी मिस सलीना। सर ये आपने बात की कि ये चीजें जो से कॉन्टीजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए, वो कॉन्टीजेंसी कॉन्ट्रैक्ट क्या पेरेंट्स के लिए होता है, उनको देने? नहीं, कॉन्टीजेंसी कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि हम ना एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई थी ना आपको, एक सेकंड, हाँ ये वाली, ये कॉन्टीजेंसी कॉन्ट्रैक्ट है। एक सेकंड, ओपन नहीं हो रही। ये एक तरह का कॉन्टीजेंसी कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि किन पॉइंट्स पे क्या कितने टोकन्स मिलेंगे, और इन कितने टोकन्स के साथ आप क्या अर्न कर सकते हो। ये कॉन्ट्रैक्ट है। ये हम चार्ट बना के ना अपनी वॉल पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो बच्चा भी उससे अवेयर रहेगा कि अच्छा मुझे किन किन चीजों पे रीइंफोर्समेंट मिलेगी, और किन चीजों पे मुझसे टोकन्स लिए भी जा सकते हैं, ठीक है। क्लैरिटी होनी चाहिए, डेटा रिकॉर्ड होना चाहिए, और टोकन्स सर ये जो बैकअप बैकअप रीइंफोर्सर्स जो उनसे ये प्रेफरेंस असेसमेंट से जो प्रेफर्ड आइटम्स है उनको हम रखते हैं, या फिर इनके रीइंफोर्सर्स होने चाहिए? एक ये सवाल। दूसरा ये कि अगर हम ग्रुप कंटीजेंसीज में काम करें, तो या फिर उसमें एक इस तरह के ग्रुप बना हुआ है और उसमें हम किस तरीके से इसको यूटिलाइज करेंगे? और अगर इंडिविजुअल बच्चे एक ग्रुप में या टेबल में सर्कल में बैठे हुए हैं, तो इन सबके सामने उनका अपना टोकन बोर्ड पड़ा होगा,
और हर एक का प्रेफरेंस लाइक प्रेफर्ड जो सा रीइंफोर्सर है वो तो डिफरेंट हो सकता है ना। यस। फिर वो किस तरीके से उसे पता चलेगा कि मेरा इस टाइम कौन सी चीज में मेरे लिए नेक्स्ट अवेलेबल है। ठीक है मैम। जो रीइंफोर्सर्स हैं हम वो प्रेफरेंस असेसमेंट से गेन कर सकते हैं, बच्चे के जो प्रेफर्ड आइटम है उनको एज अ रीइंफोर्सर यूज कर सकते हैं टोकन इकोनॉमी में। ये तो हो गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। फिर दूसरे नंबर पे ना, जो हम जब हम इंडिविजुअली वर्क करते हैं तो हर बच्चे का अपना एक टोकन बोर्ड होता है, ठीक है, जिस पे टोकन पेस्ट करते हैं हम। जो ग्रुप सेटिंग हम करते हैं उसमें भी हो सकता है, लेकिन एक उसमें बेटर ये होता है कि आप पूरा एक चार्ट बना दो जिसमें सबके नाम लिखे हो और आगे टोकन्स लग रहे हैं, ठीक है। और एक दूसरा चार्ट होता है जिसमें कॉन्टिजेंसीज, क्योंकि जब हम ग्रुप में वर्क करते हैं तो जो हमारा ग्रुप होता है उनकी सेम इंटरेस्ट होती हैं, क्योंकि एक ही तरह के हम इंडिविजुअल्स को डील कर रहे होते हैं ग्रुप में, उनकी इंटरेस्ट सेम होती है, तो इस वजह से उनकी कॉन्टिजेंसीज हम बिल्ड कर, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ग्रुप हम कर रहे थे ड्रग पेशेंट्स के साथ, तो उसमें रीइंफोर्सर्स हमने क्या रखे हुए थे, समोसा चाय, पकोड़े वगैरह एक्सेट्रा, घर वालों के साथ मुलाकात, घर वालों के साथ फोन पे बात, क्योंकि वो ग्रुप ही इस तरह का था जिनकी सेम इंटरेस्ट थी, ठीक है। तो जिस वजह से हमें मसला नहीं था होता उसकी कॉन्टिजेंसीज को मेंटेन करने का। एक चार्ट पे टोकन्स लग रहे थे उनके नेम के अकॉर्डिंग, दूसरे चार्ट पे कॉन्टिजेंसीज लिखी हुई थी कि इस पे ये मिलेगा, इस पे ये मिलेगा, इस पे ये मिलेगा, इस पे इतने टोकन्स पे ये, और जो टोकन अर्न करना है वो किन किन चीजों पे मिलेगा, आप लोग डूज एंड डोंट्स वो भी मेंशन थे। तो आप फिर चार्ट्स बना के बड़े बड़े, उस पे फिर आप जो है ना ग्रुप सेटिंग में टोकन इकोनॉमी अप्लाई कर सकते हो। जब इंडिविजुअल हो तो हर एक बच्चे के पास इंडिविजुअल टोकन बोर्ड हो अपना अपना, ठीक है। ओके, सो इसमें ये भी हम कर सकते हैं कि जो टोकन्स हम बना रहे हैं ग्रुप में भी आप वर्क कर रहे हैं तो इंडिविजुअल टोकन्स भी आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने सिक्के यूज कर लें कोई भी एज अ टोकन्स, तो आप ग्रुप में वर्क कर रहे हो, अगर फॉर एग्जांपल आप ग्रुप में वर्क कर रहे हो कि बच्चे के जो कम्युनिकेशन है उसको हम इम्प्रूव करें, या जो बच्चे के रिस्पॉन्सेज हैं उसको इम्प्रूव करें, तो हमने एक ग्रुप एक्टिविटी डिजाइन की है जिसमें हम अप्रिशिएट करेंगे कि एवरी चाइल्ड हु विल स्टैंड अप एंड इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, ये एक एक्टिविटी है। उस जो जो पार्टिसिपेट करेगा उसको उसका टोकन हम इंडिविजुअली देते जाएं, ये भी हम कर सकते हैं। और फिर जब एक्टिविटी खत्म होगी, 2 घंटे की 3 घंटे की जो एक्टिविटी हमने की है ग्रुप में, उसमें जिस बंदे के पास, जिस इंडिविजुअल के पास ज्यादा टोकन्स होंगे उसको फिर हम उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग उसको रीइंफोर्सर्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। इस तरह से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। सो प्रोसीजर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रोसीजर आप प्रिंसिपल्स एबीए के यूज करें टोकन इकोनॉमी के जो स्टेप्स हैं, और उसमें मॉडिफिकेशंस आप कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। टोकन्स टोकन बोर्ड पे लगाने हैं, टोकन्स आपने उनकी पॉकेट्स में डालने हैं, टोकन्स उनके हाथ में देने हैं, जैसे भी आपने करना है इट्स टोटली अप टू यू, लेकिन उन टोकन्स को वो एक्सचेंज करके बैकअप रीइंफोर्सर्स गेन कर सकें, प्रॉपर कॉन्टिजेंसी बोर्ड लगा होना चाहिए, ये सारे स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं, ठीक है। ओके, तो फेज फेजिंग आउट द प्रोग्राम, जब आपने इनको फेज फेज आउट करना है, फेड आउट करना है, इन प्रोग्राम्स दैट टारगेट लॉन्ग टर्म चेंज द टोकन सिस्टम शुड बी फेज्ड आउट। यूज नेचुरल reinforcers सच एज प्रेज एंड फीडबैक विद टोकन्स, आप टोकन्स के साथ मर्ज करना शुरू कर दो प्रेज को, फीडबैक्स को, ताकि बच्चा जो है वर्बल रीइंफोर्सर्स पे आना शुरू हो जाए, फीड प्रेजेस पे आना शुरू हो जाए। फेड द यूज ऑफ टोकन्स, आहिस्ते से टोकन के यूज को फेड करना शुरू कर दें। इंक्रीज द नंबर ऑफ टोकन रिक्वायर्ड फॉर टू बाय द बैकअप रीइंफोर्सर्स, और इसके साथ हम जो पहले क्वांटिटी 5 कलेक्ट करनी पड़ती थी टोकन्स की, अब हम उसको डिफिकल्ट कर दें, 15 पे कर दें, सेम वही आइटम के लिए, तो बच्चा खुद ब खुद टोकन से बैक हैंड होना शुरू हो जाएगा। इंक्रीज द डिले बिटवीन अर्निंग टोकन्स एंड रीडीमिंग दैम, के उसका पहले तो हम फौरन फौरन से उस टोकन को एक्सचेंज कर रहे थे बैकअप रीइंफोर्सर के साथ, अब हम उसको डिले कर रहे हैं क्योंकि हम टोकन इकोनॉमी को फेड करना चाह रहे हैं, ठीक है।
सो ये प्रोसीजर है फेडिंग आउट का टोकन इकोनॉमी में. Token economies in institutional settings. Yes, we can use the token economy in the institutional settings. It's a research, Elon और Ezrin की research है. इन्होंने implement किया था token system in a psychiatric hospital. जैसे मैंने आपको बताया कि हमने CMH में किया था. तो टारगेट बिहेवियर्स इंक्लूडेड पर्सनल हाइजीन पे, सेल्फ हेल्प स्किल्स पे इन्होंने टारगेट किया था. टोकन्स वर द कॉइन्स, बैकअप वर आइटम अवेलेबल इन अ स्टोर. बैकअप्स आल्सो इंक्लूडेड अपॉर्चुनिटीज टू एंगेज इन स्पेशल एक्टिविटीज. ठीक है. सो टोकन इकोनॉमीज आर मोर इफेक्टिव. बाकी उनकी रिसर्च है, उनके रिजल्ट्स हैं कि वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है. और इससे जो है स्टाफ रेजिस्टेंस को भी हम मैनेज कर सकते हैं. हाई इनिशियल कॉस्ट फॉर स्टाफिंग एंड रीइंफोर्सर्स, थोड़ी इसकी हाई इनिशियल कॉस्ट होती है. बाकी जो है इट्स अ वेरी सक्सेसफुल अप्रोच. एंड देन पेशेंट मस्ट लर्न एंड अडॉप्ट टू दीज सिस्टम्स. शुरू शुरू में इसलिए हम लोगों ने कहा था कि टोकन अर्न करना इजी हो, टोकन्स पे बड़े बड़े रीइंफोर्सर्स मिले ताकि बच्चा लर्न कर सके कॉन्सेप्ट को. एंड टोकन्स इकोनॉमीज आर हार्ड टू मॉनिटर इन आउट पेशेंट सेटिंग्स. जैसे इट्स हार्ड टू मॉनिटर द आउट पेशेंट्स वही होते हैं जो अमूमन रिकमेंडेशंस के लिए आते हैं और प्रिस्क्रिप्शन करवा के चले जाते हैं. Implementation has been restricted by legal ruling and ethical concerns. Yes, it should be. जो हमने रूल्स बनाए हैं कॉन्टिजेंसी बोर्ड पे लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग जो टोकन जरूर मिलने चाहिए और एक्सचेंज होने चाहिए. ठीक है. प्रॉब्लम्स और बेनिफिट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं. गेन्स में भी टेम्परेरी. अगर कोई चीज हम अचीव कर रहे हैं वो टेम्परेरी, बट न्यू स्किल्स आर ऑफन गेन. अगर हम न्यू स्किल्स पे सिखाने पे वर्क करें तो वो सक्सेसफुली बच्चा सीख जाता है. Costs often are high, but cost of continuing a program is often justified by economic benefits. Some characterize token economies as demeaning, but participants in token system give them high marks. तो ये इसके मीन्स के बेनिफिट्स भी हैं कुछ. आई डोंट थिंक सो कि इसके कोई इतनी ज्यादा कॉस्ट आएगी टोकन्स बनाने पे हमें. तो अगर हम एक छोटे सेटअप में काम कर रहे हैं तो सिंपल हम टोकन्स अपने स्टिकर्स यूज कर सकते हैं. हम टोकन्स प्रिंटेड फॉर्म में स्टार्स यूज कर सकते हैं. हम टोकन्स कॉइन्स यूज कर सकते हैं. 1 रुपए वाला जो कॉइन है उसको हम एज अ टोकन यूज कर सकते हैं. 5 रुपीज वाला कॉइन एज अ टोकन यूज कर सकते हैं. इस तरह से हम अपने टोकन्स को यू बना सकते हैं. ठीक है. प्लास्टिक के भी कॉइन्स मिल जाते हैं, उनको भी एज अ टोकन यूज कर सकते हैं. प्रिंटेड लैमिनेटेड जो कार्ड्स होते हैं, स्टिकर्स होते हैं, उनको भी एज अ टोकन यूज कर सकते हैं. सो ये इतनी बड़ा वो नहीं है सिस्टम, एक्सपेंसिव, लेकिन इनका बेनिफिट ज्यादा है. लेकिन इनको जो लेस इंटेलेक्चुअल बच्चे हैं उन पे अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल है. ठीक है. सो ये ज्यादातर इंटेलेक्चुअल बच्चों पे ही हम अप्लाई करते हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है. हाँ, ऑटिज्म के बच्चों पे भी अप्लाई हो जाता है, ऐसी बात नहीं है. लेकिन वो हाई फंक्शनिंग है तो उन पे अप्लाई हो सकता है. ठीक है. तो ये था हमारा टॉपिक टोकन इकोनॉमी का. इसमें से कोई क्वेश्चन है तो यू गाइस कैन आस्क मी द क्वेश्चंस. एनी क्वेश्चन? आई थिंक सो इट्स क्लियर एंड सिंपल. बहुत इजी प्रोसीजर है, बड़ी इजी फेजेस हैं, उसको आप सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. और मेरी सजेशन आपके साथ ये होगी कि आप सब लोग इसको जरूर मस्ट अप्लाई करें. इसके लिए मटेरियल रेडी करें और अपने बच्चों के ऊपर अपने क्लास क्लास में अपने थेरेपी सेशन में इसको जरूर इम्प्लीमेंट करें. ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल और बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच है. इसमें बच्चे इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा लेते हैं. अगर आप लोग मैनेजर हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ऑन करते हैं या आप वहाँ पे लीड कर रहे हैं उसको, तो वहाँ पे आप स्टाफ के साथ भी ये यूज कर सकते हैं. अपने टीम मेंबर्स के साथ ये टोकन इकोनॉमी यूज कर सकते हैं. सर बच्चे को समझ आ रही है नहीं समझ आ रही है तो वो हमें ट्रायल करके ही पता लगेगा कि वो सिस्टम को समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। यानी कि यस, उसके लिए हमें मल्टीपल ट्रायल्स करने पड़ेंगे टोकन इकोनॉमी के, फिर हमें समझ आएगी कि फिर बच्चे को भी समझ आएगी कि क्या हो रहा है उसके साथ। ये एग्जैक्टली आई तो ये थिंक तो 1 वीक और 2 वीक में अगर समझने वाला बच्चा हुआ तो 1 to 2 वीक्स में समझ जाएगा. अगर वो ठीक है। उससे नहीं अप्लाई हो रही तो देन स्टॉप इट. ठीक है. ठीक। हाँ, सही। 1 से 2 वीक्स आप अप्लाई करके देखें. अगर वो समझ गया तो इट्स वेरी गुड.
अगर वो नहीं समझ पा रहा तो फिर हम स्टॉप कर दें उसको, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास को थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, जो जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं। We studied about the differential reinforcement, in which we studied about the DRO, differential reinforcement of other behavior, high rate behavior, and low rate behaviors. DRO, DRH, and DRL. And then we also studied how we can make the packaging of these differential reinforcement strategies. And then we studied the token economy, in which we understand the two most important concepts. The first concept is the tokens, and the second one is the token is the condition reinforcer. You have to condition it with the backup reinforcers. Okay. So we also understand the backup reinforcers, and we also understand about the contingency contract as well. ठीक है, ये कुछ तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि फर्स्ट फेज जो है, इजी टारगेट्स, इजीली टोकन अर्निंग का कॉन्सेप्ट रखें, फिर आहिस्ता आहिस्ता डिफिकल्ट करते जाएं, और फिर जब फेड करना हो तो और डिफिकल्ट कर दें, या फिर आप कंडीशन करना शुरू कर दें टोकन के साथ कोई और रीइंफोर्सर्स को। ठीक है, टोकन्स की बजाय आप उसको डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट देना शुरू कर दें। तो आहिस्ता आहिस्ता टोकन को भी आप इकोनॉमी को फेड कर सकते हैं, जब आपको लगे कि दिस इज अ टाइम कि मैं फेड कर दूं। ठीक है, सो ये थी हमारी आज की टॉपिक्स। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने काफी अच्छे तरीके से कवर किए हैं। मैंने कहा था क्विज का, लेकिन हम लोग नहीं कर सके। वो क्विज इंशाल्लाह हम लोग कर लेंगे। इस वीक में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ये वीकेंड पे ही हम लोग कर लेंगे, नेक्स्ट वीकेंड पे। ठीक है, और मैंने आई थिंक सो आप लोगों को कोई असाइनमेंट भी दी हुई थी, अगर आप लोगों को याद हो कुछ करने के लिए। सर आपने एनसीआर की लास्ट दी थी, वो मैंने सबमिट करा दी है, ठीक है, ठीक, सर वेरी। मैंने भी वो करवा दी ग्रुप में थी। ही। चले मैं ग्रुप में अच्छा देख सर। लेता हूँ उसको भी। जी सर, इसके सर अलावा मैंने वन एक ऑन वन चीज। भेजी थी आपको, वो मैं देख चेक कर लीजिएगा, लेता हूँ। दोनों, शेपिंग की और एनसीआर की। ठीक, मैं देख लेता हूँ, थैंक यू। अच्छा सर, एक चीज मैंने आपसे पूछनी थी कि शेपिंग का मैं पढ़ रही थी, तो उसमें दो चीज हमने नहीं की थी। एक टाइप्स ऑफ शेपिंग मेथड्स, और इसके अलावा एक चीज थी प्रायर्स 10 मॉडर्न प्रिंसिपल ऑफ शेपिंग। ये हमने करना है या कोर्स वर्क का हिस्सा नहीं है? कौन सा ट्रायल्स? एक तो है प्रायर्स 10 मॉडर्न प्रिंसिपल्स ऑफ शेपिंग, हम्म। और इसके अलावा है टाइप्स ऑफ शेपिंग मेथड्स, जिसमें अक्रॉस द रिस्पॉन्स टोपोग्राफी और शेपिंग विद इन रिस्पॉन्स टोपोग्राफी। ये दो चीजें नहीं हमने पढ़ी थी, अच्छा, ये जो ये है ना, स्लाइड्स में भी नहीं है। हाँ, ये आप लोगों के कोर्स का हिस्सा नहीं है, बट इफ यू ओके, स्टडी इट्स बेटर। ठीक है, वैसे ही आप ठीक लोगों है। के ये एग्जाम में नहीं आएगा इस तरह का कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, ये आप लोगों के बोर्ड की तरफ से ही आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। आप एडिशनल इसको पढ़ना चाहे तो यू कैन डू इट। सर ऐसी कोई लेआउट नहीं हमें मिल सकती, जैसे हमें पता हो कि ये लाइक जब आप बुक रीडिंग स्टार्ट करते हो तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो नहीं पढ़ी होती, और हम कंफ्यूज होते हैं कि ये पढ़नी है या नहीं पढ़नी। आप लोग मेरे साथ तो डिस्कस कर लिया करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वास्ट फील्ड है। इसमें आगे फर्दर सब टाइप्स पे की भी आगे सब टाइप्स हैं। तो जी आप जी, लोग जब स्टडी करते हैं, आप मुझसे डिस्कस कर लिया करें कि सर ये ठीक है। चीज हमारे सामने आ रही, इसको कोर्स वर्क का हिस्सा है या नहीं, ये एग्जाम में आएंगे या नहीं। सो मैं आप लोगों को गाइड कर ठीक है। दिया करूंगा, ठीक है, इंशाल्लाह। और सर ये और इसके अलावा मल्टी एलिमेंटल डिजाइन और जो वो पढ़े थे, तो उसके अंदर जैसे हमने मल्टीपल प्रोब को हमने पढ़ा था कि वो जो बेसलाइन डिजाइन है वो सेम एक ही तरह की चीज है, लेकिन वो ब्रोक में दोनों डिफरेंट है। तो वो प्रोब डिजाइन है या बीएबी जो उनसे विड्रॉल डिजाइन है, वो हमारे कोर्स वर्क का हिस्सा है या नहीं है? आप मुझे ये लिख के भेज दीजिए, मैं चेक कर लूंगा इसको ना। जी जी, क्योंकि मैं क्विज अटेम्प्ट कर रही थी ना, तो उसमें ये इस तरह के सवालात आ रहे थे, तो वो चीजें आप हमने मुझे स्लाइड्स में भी नहीं थी। मैं आप आपको मुझे लिख के लिख के भेज देती हूँ। भेजिएगा, मैं चेक करता हूँ उसको। चले ठीक, ठीक है, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। ठीक है, आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीकेंड। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफिज। सर अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। स्लाइड्स ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा काइंडली। यस श्योर, आई एम शेयरिंग।